हाँ दोस्तों, क्या कभी आप लोग कभी फंक्शन जाते हैं, किसी त्योहार में जाते हैं, मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? नहीं पता ना। आप ये करते हैं कि आप क्या, कैसे कपड़े पहन लें, कैसे आप अपने केस सज्जा सजा लें, कौन सी क्रीम, कौन सा स्नो, कौन सा पाउडर यूज कर लें ताकि लोगों को आप दिखने में सुंदर दिखें, सुंदर लगे। ठीक है, करते हैं ना। मतलब आप अपने आप को अलंकृत करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक, किसके द्वारा? अलंकार के द्वारा, है ना। अब जो अलंकार आप अपने लिए यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, आपके भाई बहन यूज करते हैं, वही वही ऑर्नामेंट, वही सजावट चीजें एक कवि, एक पोएट अपनी कविता में भी करता है। ठीक है ना। और उस सजावट को हम क्या बोलते हैं? उस सजावट को बोलते हैं अलंकार, आभूषण हिंदी में। ठीक ना। लेकिन आज हम आपको पोएट में, इंग्लिश में ये अलंकार क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। इसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, जितने पोएट होते हैं, आप देखो दुनिया में जाने कितने पोएट है, जाने कितने कवि हैं, कितनी कविताएं लिखते हैं। कभी कभी कविताएं तो आप भी लिखते होंगे ना, आपके पेरेंट्स भी लिखते होंगे। लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं, आपको, आपके मन को भा जाती हैं, आपके दिल को छू जाती हैं। क्यों? क्योंकि कवि ने उस कविता को लिखने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, खूब सजाया, खूब संवारा, खूब डेकोरेट किया। बिल्कुल वैसे जैसे मूर्तिकार, जानते मूर्तिकार ना, जो बनाते हैं मूर्तियां त्योहारों में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में। एक मूर्तिकार जब मूर्तियां बना लेता है तो मूर्ति बनाने के बाद में वैसे दे देता ग्राहक को, नहीं, उसको अलंकृत करता है, उसको सजाता है अलग अलग रंगों से, अलग आभूषण से, अलग कपड़ों से, अलग गहनों से। क्योंकि मूर्तियां अच्छी दिखेंगी तभी तो ग्राहक लेगा ना। तो अपनी मूर्ति को सजाता है ताकि वो सामने वाले को, जिसको देना चाहता है, उसको अच्छी लगे। वैसे ही एक पोएट अपनी कविता किस लिए लिखता है? वो खुद पढ़ता है क्या? नहीं, वो खुद नहीं पढ़ता है, वो आपके लिए बनाता है, वो दूसरों के लिए बनाता है। और अगर वो दूसरा व्यक्ति उसकी कविता को, उसकी पोएम को तभी पढ़ेगा, तभी गाएगा जब उसको अच्छी दिखेगी। और उसको अच्छी दिखने के लिए पोएट क्या करते हैं? अपनी कविताओं को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अच्छे से सजाते हैं, अच्छे से खूब अच्छा बनाते हैं, तब जाकर ग्राहकों को अच्छी लगती है। तो देखते हैं कौन कौन से अलंकार हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में है। नंबर एक है एलिट्रेशन। ये क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार तो आपने सुना होगा, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आप लोग कभी भी बोलते हैं ना, अच्छा है ना। तो वो इसमें क्या देख रहे हैं आप? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आगे और बोल दे रहा तुम, च च च, पहला अक्षर च है, वह उसका उसका पुनरावर्तन हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, वो रिपीट हुआ है। और ऐसी पंक्तियां, ऐसी लाइन, ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी मिल जाती है, आप बोलते हैं देखो भाई ये तो अनुप्रास अलंकार है। और ये कंडीशन अगर आपको इंग्लिश में मिल जाती है, आप बोलते हैं यह एलिट्रेशन है। ठीक, अब एग्जांपल थोड़ा सा, इसमें हिंदी और इंग्लिश में फर्क क्या होता है? हिंदी में जितने भी अक्षर हैं वो जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर कहा, आई कैन किल यू, आई कैन सी a child, I can call you। ध्यान देखिएगा, इस पहली लाइन में आप देख सकते हैं सी क बोलते हैं ना, यहाँ सी है, यहाँ के है, लेकिन दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है? क हो रहा है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, दोनों को तो हम क बोल रहे हैं लेकिन लेटर नहीं रिपीट हो रहा है।
लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेटर का पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, साउंड का हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप कभी भी ऐसे सेंटेंस को एलिट्रेशन की श्रेणी में मत रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखना, अब चलिए देखिए यहाँ सी दोबारा गया, लेकिन जरा पढ़कर देखते हैं इसको। आई कैन सी अ चाइल्ड, लेटर तो रिपीट होता है, हुआ रिपीट ना, लेटर तो रिपीट हुआ, लेकिन साउंड तो अलग हो गया, एक का क एक का च। ऐसे में भी इसको हम एलिट्रेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ओके, अब थर्ड एग्जांपल देखना, आई कैन कॉल यू, आई कैन कॉल यू, ठीक। अब सी यहां भी है, सी यहां भी, लेटर तो रिपीट हुआ, अब देखो साउंड, कैन कॉल, साउंड भी रिपीट हुआ, इसका मतलब यहां पर एलिट्रेशन है। तो जब कभी किसी लाइन में पोएम के एक ही लेटर रिपीट हो और लेटर के साथ साथ उसका साउंड भी रिपीट हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं दिस इज द एलिट्रेशन। इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे द साउंड ऑफ लेटर, कौन सा लेटर है, सी है ना, इसको आप लिखिए ऐसे, सी इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। द साउंड ऑफ लेटर सी, जो भी यहां पर लेटर रहेगा, सी इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली, यहां पर लेटर सी का साउंड को रिपीट किया गया है प्लीजिंगली माने यहाँ पर कोई दुख में, कोई जबरदस्ती, कोई दबाव में, कोई टेंशन में, कोई प्रेशर में पोएट ने नहीं यूज किया है, अपनी खुशी से यूज किया है और आपकी खुशी के लिए यूज किया है, इसलिए हम ये वर्ड यूज करेंगे प्लीजिंगली ना। आप हर जगह यूज कर सकते हैं इसको ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां आप चाहे प्लीजिंगली, क्योंकि ऑर्नामेंट है। अभी आप जो भी ऑर्नामेंट यूज करते हैं, आप जो भी गहने आभूषण पहनते हैं, अब ऐसा आभूषण पहनने का मतलब ये नहीं है कि लेडीज या लड़कियां ही पहनती हैं, जेंट भी पहनते हैं, अंगूठी है, चेन है, तमाम है। अब तो आप लोग यहाँ भी पहनते हैं, कार में भी पहनते हैं ना। तो जो भी ऑर्नामेंट पहनते हैं वो क्या किसी का प्रेशर है, पहन लो इसको, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं ना, आप अपनी खुशी से पहनते हैं। तो जब अलंकरण अपनी खुशी से करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, द साउंड ऑफ लेटर सी, ठीक है, इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली, हो गया ना। इस प्रकार से आप कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं, पाते हैं ऐसा जहां पर लेटर भी रिपीट हो, दो या दो से अधिक बार, और उसका साउंड भी रिपीट हो, आप वहां पर बोल देना दिस इज द एलिट्रेशन, यह फिगर एलिट्रेशन है। और इसका हिंदी नाम क्या है, इसका हिंदी नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही पंक्ति में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास। नहीं, अनुप्रास से एक याद आया, च्यवनप्रास भी एक है, आप च्यवनप्रास मत बोलिएगा, अनुप्रास अलंकार। जब अनुप्रास अलंकार हुआ तो वह हो गया एलिट्रेशन, यहाँ पर हो गया, बात समझ में आई। अच्छा, अब अगर दूसरा हम आपको बताएं, यहाँ पर दूसरा है सिमिली। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अब जितनी भी कविता होती है, गाने होते हैं ना, आप जितने भी गाने सुनते हैं उसमें मोस्टली आपको उपमा अलंकार मिलता है। नहीं, आप सुने होंगे पिक्चर की, कोयल ची तेरी बोली कोयल ची। अब कैसी है, अब किसी व्यक्ति की बोली तो कोयल सी नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन बोली उसको अच्छी लगी हुई होगी, सुंदर लगी होगी, मन खुश हुआ, प्लीज हुआ वो, तो क्या बोला, कोयल सी तेरी बोली, तेरी आवाज कोयल जैसी है, ठीक है ना। अच्छा, सोने सा मन आपका सोने का कैसा है, मन सोने का होता है क्या, नहीं होता ना।
लेकिन कवि ने यहाँ पर अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए और आपको खुश करने के लिए, किसको, आपको खुश करने के लिए क्या बोला, आपका मन सोने सा है, आपका मन सोने सा है, ठीक ना, बोली कोयल ची है ना। तो ऐसी सेंटेंस जहां पर आ जाते हैं वहां पर होता है सिमिली। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात है कि सिमिली जब भी आएगा तो ये तीन वर्ड जरा ध्यान रखिए, लाइक है, एज है, सो है, इन तीन शब्द में से किसी एक शब्द का समावेश उस लाइन में होना ही चाहिए, तभी आप सिमिली मानिएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी आप एज लाइक सो देख ले रहे हैं तो वहां सिमिली मत बोल दीजिएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग कभी कभी अलग होती है। लाइक की एक मीनिंग होती है, ये वर्ब अगर मान लेंगे पसंद करना, आई लाइक इट, यू लाइक इट, और एक लाइक का मतलब होता है कि उसके जैसा, नहीं, आई एम लाइक अ लायन, ठीक ना, आई एम लाइक योर पेरेंट्स, ऐसे में तो ये जब तुलना के लिए आए तभी आप सिमिली बोलिएगा। सेकंड है एज, इसकी भी दो मीनिंग, एक तो होती एज जब, जैसे हम व्हेन का यूज करते हैं वहां पर एज का, एज यू विल कम आई मे गो, ठीक, और एक होता है एज माने के जैसा। तो जब के जैसा तुलना में आए तब आप इसको सिमिली की कैटेगरी में लीजिएगा, नहीं तो नहीं। दूसरा है सो में भी है, एक सो का मतलब होता है इसलिए, एक सो का मतलब होता है इसलिए, और एक सो का मतलब होता है की तरह। तो जब की तरह तुलना में आए तब आप इसको मान सकते हैं, नहीं तो उसको सिमिली नहीं मानिएगा, ठीक ना। अब एक आप यहाँ बात समझ गए, सिमिली मतलब सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच which shows comparison of between two different kinds of object। याद रखना, यहां पर जो सिमिली होती है दो अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है, ठीक है, और उसमें ये तीन वर्ड का समावेश, तीन वर्ड, उसमें तीन वर्ड में से कोई एक वर्ड वहां पर रहेगा। अभी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यू आर लाइक अ लायन, आप एक शेर के जैसे हैं। आप शेर तो है नहीं ना, शेर नहीं है ना, लेकिन मैंने आपको खुश करने के लिए, मैंने आपके महत्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका महत्व मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आपके महत्व को बढ़ाने के लिए मैं कहीं तक जा, किसी सीमा तक, किसी हद तक जा सकता हूं। तो मैंने क्या बोला आपको, यू आर लाइक ए लायन, आप तो एक शेर जैसे हैं, कैसे, शेर जैसे हैं। तो यहां पर आप देखिए मैंने आपकी तुलना शेर से की है, और दूसरी बात ये देखिए लाइक भी आ गया ना, ये वर्ड भी आ गया, और एक इसकी मीनिंग क्या दे रहा है, की तरह हो रहा है, एज हॉट एज हॉट एज सन, एज कूल एज मून, एज कोल्ड एज आइस, एज टॉल एज ट्री, एज बिग एज बिल्डिंग। ऐसे में क्या हो देख रहे हैं आप, इसमें तुलना की गई है, इसमें किसी को कंपेयर किया गया है, ऐसे में हम क्या बोलेंगे, ये सिमिली है। अब इसे अब देखो आपके एग्जाम में आएगा कैसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक आपको लाइन दी जाएगी और बोला जाएगा नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। अब ये लाइन आपको दी गई है ये पोएम में से, आप इसको पहचानिए। अब पहचानिए, इसमें क्या आया, यहाँ आ गया सिमिली। सिमिली क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया गया, ठीक है। अब आपने नेम को दे दिया, अब इस एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यू आर कंपेयर्ड विथ द लॉयन, तुम्हारी तुलना लॉयन से की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। और समझ में आ गया ना। अच्छा, अब ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ना आप बनाइए, खोजिए मत, आप निर्माता बनिए ना, निर्माता बनिए, आप बनाइए, जाकर अपनी मम्मी से बोलिए, मम्मी यू आर लाइक गोल्ड, योर हेयर्स आर गोल्ड, यू आर लाइक सिल्वर, योर सोल इज लाइक गोल्ड ना, योर सोल इज लाइक डायमंड, ठीक, ऐसा करके आप खुश कीजिए उनको, ठीक।
अब तुलना जरा ध्यान दीजिए, वो डिफरेंट जो आप कंपेयर करेंगे ना, वो एक ही कैटेगरी के नहीं होना चाहिए ना, वो अलग अलग होने चाहिए। अब देखते हैं तीसरा इसका हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरा है मेटाफर। मेटाफर इसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार ना, हिंदी में अगर आपने रूपक पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे। अब देखिए, मेटाफर भी एक प्रकार का सिमिली है। मेटाफर भी एक प्रकार का सिमिली है। तो फिर जब एक प्रकार का सिमिली है तो हमको भी पढ़ना पड़ हम वही पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मैंने यहाँ कहा यू आर लाइक ए लायन, यहाँ था ना, यू आर लाइक ए लायन, आप शेर जैसे हैं। लेकिन शेर नहीं है, आप शेर नहीं है, शेर के जैसे है। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यू आर अ लायन ऑफ बैटलफील्ड। ठीक, आप युद्ध भूमि में शेर है। युद्ध भूमि जब आप लड़ने जाते हैं, जब आप वॉर करने जाते हैं योद्धा बन करके, जब आप सीमा पे जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं ना, तो आप शेर से दिखते हैं। माने आपके पास वो हिम्मत, वो क्षमता होती है, वो आपके पास एनर्जी होती है, तो आप शेर जैसे दिखते हैं। ठीक, आप शेर ही है, शेर जैसे नहीं है। अच्छा, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ध्यान सुनना, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब ऐसा होता है क्या? ऊंट जहाज होता है? ऊंट को आप जहाज बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, लेकिन ऐसी कहावत है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र होता है, वह मोस्टली ऊंट जैसे जानवरों के लिए ही ड्यूरेबल होता है। वहां पर ऊंट ही ज्यादा आसानी से कंफर्टेबली रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, सामानों को ढुलाई करने का, सामान इधर उधर ले आने ले जाने का। इसलिए यहाँ पर ऊंट को क्या बोला गया? कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा ऊंट रेगिस्तान की जहाज जैसा है, ऊंट इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, ऐसा तो नहीं बोला ना। अगर ऐसा मैं बोल दूंगा द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज लाइक शिप ऑफ डेजर्ट, तब आप सिमिली बोल देना। लेकिन जब मैंने ये बोला कि कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, तब आप वहां पर मेटाफर बोलिएगा, बात ना। तो यहां पर अभी इसको देखिए, यहां पर क्या करूंगा, यू आर इम्प्लाइड एज लॉयन। आपको लॉयन के जैसा इम्प्लाई किया गया है, लॉयन के जैसा मैं लॉयन बोला गया है, लॉयन के जैसा नहीं, लॉयन ही बोला गया है ना। यू हैव गोल्डन हार्ट ना, यू हैव गोल्डन हार्ट, माने आपका हृदय तो सोने का है। ऐसा होता क्या? सोने का हृदय होता तो लोग विश्वास करेंगे, पता नहीं कितना पैसा बना लिए होते ना, बड़ा महंगा हो गया गोल्ड। लेकिन हम बोलते हैं कोई बड़े दयालु हृदय का, उदार हृदय का है, अच्छे मन का है, लोगों की भलाई करने वाला है, आप लोगों की तरह, हम क्या बोलते हैं? यू हैव गोल्डन हार्ट। ठीक ना, आपका दिल सोने का है ना, आपका दिल सोने का है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर मेटाफर है। बात समझ गए ना? तो मेटाफर अब समझने के बाद में आइए हम लेके चलते हैं आपको अगली फिगर ऑफ स्पीच में। अब अगला फिगर ऑफ स्पीच है फोर्थ, पर्सोनिफिकेशन। बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। आप बराबर इसको देखते होंगे, यूज करते होंगे दिन भर में, हिंदी में, अपनी मदर टंग में तो इसका बहुत उपयोग करते हैं, नहीं? लेकिन चूंकि अभी तक जानकारी नहीं होगी, आपको पता नहीं चलता होगा कि आप लोग भी तो एक कवि से ज्यादा, जितने पोएट यूज करता है फिगर फिश अपनी पोएम में ना, उतने तो आप डेली लाइफ में पर डे अपने फ्रेंड्स के साथ में, पेरेंट्स साथ में एंड अपने ब्रदर सिस्टर्स साथ में अपना ये फिगर फिश यूज करते हैं। मैं बताता हूँ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी देखो, ये है पर्सनिफिकेशन। आपने देखा है लोग कहते हैं भाई ये जो रोड है ना, ये रोड, यही रोड मेरे घर तक जाती है।
आपने किसी को एड्रेस बताया कि जो रोड आप जहां पर हम लोग खड़े इस समय, अगर मेरे घर जाना हो तो ये ही रोड आपको मेरे घर तक पहुंचा देगी, मतलब ये रोड मेरे घर तक जाती है ना। अब बताइए अब आप ही बताइए, आप ये सब यूज करते हैं ना, तो रोड चलती है क्या? रोड के पास पैर है क्या? वो चल के जाती है क्या? कभी आपने चलते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना। लेकिन आपने एक इसको फिगरेटिव मैनर में, वे में यूज करके बताया नहीं। आप ऐसा बोल सकते थे, इस रोड से ही आप मेरे घर जा सकते हैं, लेकिन आपने क्या बताया? ये रोड मेरे घर तक जाती है। तो ऐसे में हो गया पर्सनिफिकेशन, क्योंकि चलने का काम सिर्फ इंसानों का है, और आपने किसको दे दिया? रोड को। ठीक ना। तो रोड को आपने क्या किया? ह्यूमन क्वालिटी दिया, वॉकिंग का, चलने का। नहीं, आप इसलिए आपने रोड को पर्सनिफाइड कर दिया। ठीक है ना। पर्सनिफाइड मतलब उसको मानवीयकरण कर दिया, ईश्वर उसको आपने इंसानों का गुण दे दिया। ऐसे में क्या हो जाता है? पर्सनिफिकेशन। बात है भाई। अच्छा, और क्या बोलते हैं? कोयल सबसे सुंदर गीत गाती है। अरे, कोयल गाना गाती है, सुना है आपने? अरे, कोयल तो बेचारी चिल्लाती है, वो बोलती है, वो वोकल क्वालिटी उसकी है। लेकिन आपको लगता है, आपके मन को ऐसा लगता है कि कोयल गाती है ना। अब कोयल गाती नहीं। अगर कोयल गाना गाती तो आप बताइए, जब कोयल को आपने सुना होगा तो किस भाषा में गाती है? तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। आप कभी ध्यान सुने क्या? पता नहीं चलता ना। अरे, यही इंडिया की बात छोड़ो, आप विदेश में जाएंगे तो वहां भी कोयल ऐसे ही बोलती है। ठीक है ना। लेकिन आप क्या बोलते हैं उसको? कोको सिंग्स। डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन, डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन। ठीक है ना। समुद्र की नाचती हुई लहरें, लहरें नाचती हैं क्या? ये कौन सी प्रकार का उसका डांस है? रॉक डांस है, भोजपुरी है, कोली है, गरबा है, भांगड़ा है, कौन सा है? डिसाइड किया? लेकिन नहीं, कवि ने लिख दिया, आई सॉ द डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन, मैंने समुद्र की नाचती हुई लहरों को देखा। आई सॉ द स्माइलिंग स्टार्स इन द स्काई, मैंने आसमान में मुस्कुराते हुए तारों को देखा। तारे मुस्कुराते हैं, आपने कभी देखा क्या? नहीं देखा ना। तो नहीं देखा है तो ऐसा कैसा संभव है? लेकिन पोएट लोग ना, जो कवि होते हैं, लोग कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब सूर्य। जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती ना, वहां तक कवियों की सोच पहुंचती है, कवियों का दिमाग वहां तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये कवियों की भावना है, कवियों की सोच है। ठीक है ना। अभी मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं, जब करने हुआ डांसिंग स्टार्स इन स्काई, डांसिंग स्टार इन स्काई। अब स्टार कैसे हैं? डांसिंग है, डांस करते हुए। तो आपको, आप नाम तो आपने दे दिया, पर्सनिफिकेशन है। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, कैसे लिखेंगे? कौन कौन डांस कर रहा है? स्टार्स ना, यहां पे लिखेंगे द स्टार्स, द स्टार्स ना आर पर्सनिफाइड हियर। यहां पर तारों को क्या किया गया है? पर्सनिफाई किया गया है, मतलब मानवीयकरण किया गया है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं द स्टार्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग, तब भी आपका हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक ना। तो आपने ये 4th नंबर का फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं 5वां बताऊं, उसके पहले हमें ये यहां से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ठीक ना। अगर नहीं हटाऊंगा तो आपको बाकी लिखूं कहां? ठीक, जब लिखूंगा नहीं बताऊंगा कैसे? इसलिए आप देखिए जरा, इसमें अगला मैं बताऊंगा 6th ना, 5th है, ये है। वैसे दिखने में तो ये हाइपरबोल दिखता है, लेकिन इसको हम हाइपरबली बोलते हैं ना, ध्यान रखना। हाइपरबली बोलते हैं। Hyperbole is a figure of speech. Hyperbole is a figure of speech where the statements are overstated.
जहां पर सेंटेंस को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए। जैसे आप कभी सुने होंगे, घर में ही सुने होंगे, आपके पापा मम्मी या कोई बोल देते ए मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, मेरी इजाजत के बिना हवा तक नहीं हिलती, नहीं मेरी इजाजत के बिना पत्ते तक नहीं हिलते। ऐसा कैसे होता है? अब पत्तों को हिलना बता को इजाजत चाहिए। पूरी दुनिया धूप से जल रही थी, कभी देखा जलते हुए किसी को? नहीं ना। अभी तेज गर्मी पड़ जाए तो क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया धूप से जल रही थी, पूरी दुनिया। अरे आपके यहाँ बरसात हुई होगी, नाले वाले भर गए होंगे और आप पूरी दुनिया बोल रहे हैं। ठीक, ठंडी पड़ने लग जाए, बोलते हैं पूरी दुनिया ठंड से सिकुड़ रही है, पूरी दुनिया। आप देख रहे हैं वहां जहां पर आप हैं, आप ये नहीं बोलते कि मैं वहां ठंड से लोग सिकुड़ रहे हैं, आप पूरी दुनिया को समेट लेते हैं ना। क्या है आखिर? अरे इसी को कहते हैं हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार, समझा ना? अच्छा, अभी और ढेर सारे आप एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ले सकते हैं, ढेर सारे। अभी कहीं आपके यहाँ बरसात हो जाती है तो पूरा एकदम जलमग्न हो गया, पूरा पानी पानी हो गया। अरे पानी पानी कहाँ हो गया भैया? पूरा कहाँ हो गया? आपके घर सामने नाला होगा, पानी भर गया होगा, आपने पानी पानी बोल दिया, पूरी दुनिया डूब गई। ठीक, अरे ट्रेन जो ना हवा से बातें कर रही थी, अरे हवा से ट्रेन बातें करेगी? हवा की गति से लगी? नहीं, लेकिन हमने उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना सीख लिया ताकि लोग मेरी बात को ज्यादा ही महत्व दें, ज्यादा ही ध्यान से सुने। और इन्हीं बातों का यही लाभ लेने के लिए जो पोएट होते हैं वो अपने कविता में यूज करते हैं। अब एक बात बताऊं तुमको, एक बार ना एक फूल था, फूल, वो फूल फूला, खिला, बाद में मुरझाया, गिर गया नीचे, उसकी मिट्टी में उसके बीज पड़ गए। तो बीज जब पड़ गए मिट्टी में, उसको आते जाते जो भी आता जाता था देख रहा था, वो देखो कल कितना खिल रहा था, आज मिट्टी में पड़ा है, वो देखो कितना खिला था, आज मिट्टी में पड़ा है। तो फूल ने क्या क्या कहा जानते हो? फूल ने कहा अरे भाई मुझ पर हंसो मत, जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, जैसा ही नया मौसम आएगा, मैं भी धरती से अंकुरित होऊंगा और ऊपर निकल कर मेरी वृद्धि होगी, विकास होगी, डालियां पत्तियां टहनियां होगी, मेरे फूल होंगे। देन आई विल laugh at you with thousands eye, I will laugh at you with thousands of my eye, मैं तो हजारों आंखों से आपके ऊपर हंसूंगा। अब प्रॉब्लम ये है, हजारों आंखें, हजार आंखें कहां होती हैं? ठीक ना? ये हो गया क्या, क्या हो गया? इसे हम हाइपरबोल बोलते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारा पूरा महाकाव्य, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी एपिक्स हैं ना, जितने महाकाव्य हैं, अपनी महाकाव्य की महत्ता को बढ़ाने के लिए कवियों ने, लेखकों ने अपने उस महाकाव्य में ऐसे ऐसे अतिशयोक्ति, ऐसे ऐसे असंभव सी लगने वाली बातों को डाला है ताकि कवि को, ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है शी वेप्ट द ओशन ऑफ टीयर्स, उस समुद्र भर के आंसू रोई। अरे समुद्र भर के आंसू रोई? कोई व्यक्ति कितना रोएगा कि समुद्र भर जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन उसने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि वह अपनी कवि या अपनी जो कहना चाहता है उसको ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए, आपको सुंदर सा दिखने के लिए वह ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर स्क्रीन कैसे करेंगे? यहाँ पर सिंपल है, द स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटेड हियर। यहां पर जो स्टेटमेंट है ना उसको ओवरस्टेट किया गया है। ओवरस्टेट मींस बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ठीक है ना। अब आप इतने 5 हो गए ना, 5 पेज, आप इसको रिपीट कीजिए। और रिपीट नहीं करना है, मजे लेने की पढ़िए। और पढ़ने के बाद में अपनी टेक्स्ट बुक में जाइए, जो आपका किताबें हैं या किसी और ले लीजिए, उसमें से पोएम का सेक्शन खोलिए, ठीक ना। पोएम का
पहले एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में पोएम में देखिए इस पोएम में कितनी जगह पर ये फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है। ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो एक बार पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 या 2 घंटे में आपको आप किसी भी बुक की पूरी पोएम हो जाती है। ठीक ना, और ऐसा करके आप कंफर्म हो जाते हैं। जब कंफर्म होंगे ना, तब इस कंफर्म होने के बाद में मैं आपको एक बहुत सुंदर से बढ़िया सा अगला वीडियो दूंगा जिसमें कि इसका बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो पढ़ने के पहले इससे होके गुजरना पड़ेगा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है एक बार आप पढ़ेंगे ना, बहुत आसान है, लेकिन मन से पढ़ना, मन से, ठीक है ना। और अपने लिए पढ़ना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पढ़ना। और पढ़ करके प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।